हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपना जो चैप्टर चल रहा था पुष्पी पादपों की आकारी की, और इसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर क्या देखा था? हमने देखा था कि किस प्रकार जो नर जनन भाग होता है जननिक पुष्प का, पुमंग और जायांग, जिसमें हमने सबसे पहले पुमंग के बारे में पढ़ा था कि जो पुमंग होता है वो पुंकेसरों का समूह होता है, और पुंकेसर के अंदर एक तो तंतु होता है और एक होता है परागकोश। दो दो पालियों में बंटा होता है। प्रत्येक परागकोश में दो दो और पालियां पाई जाती है, यानी 4 पालियां होती है, और उनके अंदर नर युग्मक यानी परागकण उपस्थित रहता है। फिर हमने स्टार्ट किया था मादा जनन अंग, और जिसके अंदर हमने पढ़ा था जायांग, और हमने देखा था कि जिस प्रकार पुमंग है वो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार जायांग है वो अंडपों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अंडपों का समूह क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। और अंडप की संरचना भी हमने देखी थी। इस प्रकार एक अंडप की संरचना होती है जिसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग होता है वर्तिका, और तीसरा भाग होता है अंडाशय। यानी जायांग क्या होता है? अंडपों का समूह है। और अंडप की संरचना कैसी होती है? ये संरचना होती है जिसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित रहता है? बीजांड उपस्थित रहता है। जिसमें विपरीत कोने पर 3 प्रतिव्याप्त शांत कोशिकाएं, बीच में द्विकेंद्रक, और मुख पर एक बीच में पाई जाती है अंड कोशिका, और 2 पाई जाती है सहायक कोशिका। तो अंडप के कितने भाग? 3 भाग। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब देखिए, यहां तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब देखिए, यदि अंडप है वो एक से ज्यादा हो, यानी जायांग के अंदर काफी सारे अंडप हो और वो अलग अलग हो, जुड़े हुए ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? वियुक्ता अंडपी। यानी ऐसे पुष्प जिनमें अंडप है वो काफी संख्या में और आपस में जुड़े हुए ना हो, तो ऐसे अंडपों को वियुक्ता अंडपी बोला जाता है। और वो अंडप जो काफी संख्या में और आपस में जुड़े हुए रहे, उनको बोला जाता है युक्ता अंडपी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए। फिर अगर किसी ने नहीं किया है तो फिर हम देखते हैं वियुक्ता अंडपी और युक्ता अंडपी। इसके साथ ही परिभाषा नोट कर लेते हैं हम। जब एक से अधिक अंडप अलग अलग हो तो उन्हें वियुक्ता अंडपी बोला जाता है। तो उन्हें वियुक्ता अंडपी कहा जाता है। और ऐसी अवस्था पाई जाती है कमल और गुलाब के फूल में। उदाहरण है कमल और गुलाब। फिर नेक्स्ट, जब एक से अधिक अंडक आपस में जुड़े हुए हो तो इसे
युक्तांडपी कहा जाता है। उदाहरण है मटर और टमाटर। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रक्रम देखा। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो जैसे ही परागकण मुक्त होंगे तो वो परागकण आकर कहाँ पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। और वर्तिकाग्र से फिर परागकण क्या होते हैं, जैसे ही परागकण पहले क्या थे, इस प्रकार गोले के रूप में थे। देखिए मैं एक बार समझाने के लिए बना रही हूं नेक्स्ट। जैसे ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये आ गया अंडाशय, और अंडाशय के बाद पाया जाता है अंदर बीजांड, जिसमें 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, द्विकेंद्र कोशिका, सहायक कोशिका, अंड कोशिका और सहायक कोशिका। अब देखिए जैसे ही क्या होगा, किसी भी माध्यम से या तो कोई कीट लेकर आएगा परागकणों को यहाँ पर, या हवा के द्वारा यहाँ पर परागकण आ जाएगा। यदि एक लिंगी पुष्प है, यानी नर अलग है मादा अलग है, तो दूसरे पुष्प से कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा परागकण यहाँ तक आएंगे। और यदि द्विलिंगी पुष्प है, उभयलिंगी पुष्प है, तो पास में ही परागकण उपस्थित है जो इस पर गिर जाएंगे। यानी ये परागकणों को ग्रहण करने के लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। तो ये भाग जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड।
अब देखिए क्या होगा कि यहां पर जैसे ही आकर परागकण गिरेंगे, यहां पर परागकण पहले गोलाकार रूप में थे, जैसे ही परागकण यहां पर गिरे तो इनसे एक नली का निर्माण हो जाता है जिसे पराग नली बोला जाता है। और अब ये परागकण किस प्रकार रहेंगे, इनसे एक नली बन गई है जो वर्तिका के अंदर तक चली गई है और अंदर जाकर ये जाएगी बीजांड के मुंह वाले सिरे पर, यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर अपने इसके अंदर दो केंद्रक है, दो नर युग्मक केंद्रक है, जिनमें से एक केंद्रक तो इस अंड कोशिका से मिल जाएगा जिससे युग्मनज का निर्माण होगा, आगे भ्रूण बनेगा, और एक जो केंद्रक है वो क्या करेगा, इससे जाकर मिल जाएगा। दो केंद्रक है इसके अंदर, जिनमें से एक केंद्रक तो अंड कोशिका से मिल जाएगा और एक केंद्रक इनसे जाकर मिल जाएगा। तो इससे त्रिकेंद्रक की, यानी दो केंद्रक तो पहले थे, एक नर युग्मक का और केंद्रक मिल गया, तो इससे त्रिकेंद्र की भ्रूणपोष का निर्माण होगा और इस अंड कोशिका और नर युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होगा। तो ये प्रोसेस होगा। अब जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी इन संरचना से तो बन जाएगा युग्मनज, इससे बन जाएगा एक त्रिकेंद्र की भ्रूणपोष नामक संरचना, भ्रूणपोष। ठीक है, तो भ्रूणपोष नामक संरचना बनेगी, वो क्या करेगी, भ्रूणपोष है वो ये इस युग्मनज जो विकसित हो रहा है इसको पोषण प्रदान करने का काम करेगी। तो ये तो दोनों सहायक सहायक आगे आगे चल रहे हैं। इस बीजांड से बन जाएगा बीज और इस अंडाशय से बन जाएगा फल। तो ध्यान रखना, पौधों में निषेचन प्रक्रिया के पश्चात बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। तो पॉइंट नोट कर लीजिए, ये डायग्राम भी बना के ही कर लीजिए। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनते हैं तथा अंडाशय से फल बनते हैं। अंडाशय से फल बनते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट को। तो ये नोट कर लिया आपने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अंडाशय के अंदर ये जो बीजांड उपस्थित है ये किस प्रकार लगा हुआ है। तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को क्या बोला जाता है, लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास बोला जाता है। यानी किस प्रकार जो बीजांड है वो अंडाशय के अंदर किस क्रम में लगा हुआ रहता है उसे क्या बोलेंगे, बीजांड न्यास। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बीजांड न्यास के बारे में।
तो नेक्स्ट हम परिभाषा लिखते हैं बीजांड न्यास की। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। लगे रहने के क्रम को क्या बोला जाता है? बीजांड न्यास बोला जाता है। और इसके प्रकार देखते हैं बीजांड न्यास के। बीजांड न्यास कई प्रकार का होता है, जैसे सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, केंद्रीय। कई प्रकार का बीजांड न्यास होता है। सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, केंद्रकीय। नोट कीजिए। एक इस स्तंभीय का भी दूसरा प्रकार होता है मुक्त स्तंभीय प्रकार। मुक्त स्तंभीय प्रकार। और एक होता है केंद्रीय प्रकार। इन सभी को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि कौन सा बीजांड न्यास किस प्रकार का होता है। सीमांत में क्या होता है, स्तंभीय में क्या होता है, भित्तीय में क्या होता है, केंद्रीय, मुक्त स्तंभीय प्रकार। और सॉरी, केंद्रीय लिख दिया मैंने, नोट कर लीजिए। हाँ, एक इसमें होता है आधारीय। आधारी प्रकार का बीजांड न्यास। 6 प्रकार की। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं तीनों स्टार्टिंग, सीमांत, स्तंभीय और भित्तीय प्रकार के बीजांड न्यास।
आप मटर के फली को याद कर लो, उसके अंदर जो बीजांड है ना, बीजांड न्यास है वो किस प्रकार का है, सीमांत पर, यानी अंडाशय के एक सीमा भाग पर, एक किनारे पर है वो। जब बीजांड न्यास स्थित रहते हैं तो इस प्रकार के बीजांड न्यास को क्या बोला जाता है, सीमांत बीजांड न्यास है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्रम किस प्रकार का होगा देखिए। आपने देखा होगा मटर की फली को छीलते हैं तो अंदर मटर है वो इस क्रम में लगे रहते हैं, और आपको पता है मटर उस फली के क्या है, बीज है। ठीक है, और बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है। और बीजांड किस पर लगे रहता है, बीजांड न्यास पर लगे रहता है। बीजांड न्यास यानी अंडाशय पर बीजांड के लगने के क्रम को क्या बोला जाता है, बीजांड न्यास। तो ये बीजांड इस प्रकार लगे रहते हैं, यानी जब बीजांड अंडाशय पर अंडाशय के एक सीमा या किनारे पर लगे हो तो उसे सीमांत बीजांड न्यास कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, मटर। ये स्टूडेंट्स परिभाषा भी पूछ सकते हैं और आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है डायग्राम के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटर के अंदर किस प्रकार का बीजांड न्यास पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मटर के अंदर सीमांत प्रकार का बीजांड न्यास है वो पाया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, यानी इसमें जो बीजांडासन है वो अंडाशय के साथ साथ क्या बनाता है, कटक जैसी संरचना बनाता है। यानी बीजांड अंडाशय से एक सीमा पर लगे रहते हैं तथा कटक जैसी संरचना बनाते हैं, कटक जैसी संरचना। ये हो गया सीमांत बीजांड न्यास। नेक्स्ट हम देखते हैं स्तंभीय प्रकार का बीजांड न्यास। तो देखिए स्तंभीय प्रकार का जो बीजांड न्यास होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जैसे अंडाशय, ये है अंडाशय, देखिए इनके अंदर जो बीजांड है ना वो क्या करते हैं, बीजांड न्यास है ना वो अक्षों में बंट जाते हैं। जैसे एक ये अक्ष बना ली, एक ये अक्ष बना ली, एक ये अक्ष बना ली। इस प्रकार जो बीजांड न्यास है वो अक्षों में बंट जाते हैं और उन अक्षों में कोष्टक बन जाते हैं अंडाशय के अंदर। उन कोष्टकों में क्या लगे रहते हैं, बीजांड लगे रहते हैं। तो इस प्रकार का बीजांड न्यास क्या कहलाता है, स्तंभीय बीजांड न्यास कहलाता है। ये पाया जाता है नींबू के अंदर, संतरे के अंदर, और उसके अलावा आपके गुड़हल में भी पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। तो देखिए जब बीजांड न्यास अक्षीय हो तथा उससे अंडाशय में
कोष्ठ बन जाए या कक्ष बन जाए तथा उनमें बीजांड उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार का बीजांडन्यास किस में पाया जाता है? टमाटर में, नींबू में, गुड़हल में। नोट कर लीजिए। फिर तीसरा आता है भित्तीय बीजांडन्यास। भित्ति यानी परिधि पर जब बीजांड लगे रहते हैं तो इस प्रकार के बीजांडन्यास को क्या बोला जाता है? भित्तीय बीजांडन्यास। तो देखिए इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा। ये अंडाशय है, देखिए इनके अंदर जो बीजांड होंगे वो एक भित्ति पर लगे रहेंगे। इस प्रकार के बीजांडन्यास को भित्तीय बीजांडन्यास बोला जाता है, यानी बीजांड अंडाशय के परिधीय भाग पर लगे रहते हैं। और इसका उदाहरण है सरसों, और एक पौधा होता है आर्जिमोन, उसके अंदर भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। सरसों तथा आर्जिमोन, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास, और एक होता है आधारीय बीजांडन्यास। देखिए मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास स्तंभीय से मिलता जुलता है, इसको नाम दिया है स्तंभीय और उसको देंगे मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभ क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर बीजांडन्यास ने क्या बना दिए? अक्ष बना दिए, जिससे बीजांड है वो अलग अलग हो गए, यानी आपस में इस प्रकार अलग अलग खंडों में बंट गए। लेकिन जो मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास है उसमें बीजांडन्यास क्या होगा? अक्षों में नहीं बंटेगा, जिससे ये सभी बीजांड बीच में मुक्त रहेंगे, एक ही परिधि में रहेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास। और एक होता है आधारीय बीजांडन्यास, यानी जब बीजांड अंडाशय के आधारी भाग में विकसित हो तो उसको क्या बोला जाता है? आधारीय बीजांडन्यास। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास और आधारीय बीजांडन्यास।
मुक्ति स्तंभीय और आधारीय। ये हो गया मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास यानी अंडाशय में बीजांड, अंडाशय में बीजांड मुक्त रूप से स्थित हो, जिनके मध्य अक्ष उपस्थित ना हो। तो इस प्रकार के बीजांडन्यास को क्या बोला जाता है? मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास। और इसका उदाहरण क्या है? प्रिमरोज नाम का एक पादप, प्रिमरोज। ठीक है। फिर है आधारीय बीजांडन्यास, यानी बीजांड है वो आधारीय भाग में स्थित रहता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बीजांड जब अंडाशय के आधारीय भाग में
स्थित हो। तो इसको क्या बोला जाता है? आधारीय बीजांड न्यास। और इसका उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा। इनके फूलों के अंदर कौन सा बीजांड न्यास पाया जाता है? आधारीय बीजांड न्यास। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने बीजांड के प्रकारों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार बीजांड अंडाशय पर लगे रहते हैं। तो बीजांड न्यास किस किस प्रकार का होता है, हमने मुख्यतः 5 बीजांड न्यास को डायग्राम बना के भी देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट की पुष्प के अंदर ये जो चारों भाग थे वो तो हमने पढ़ लिए, यानी पुष्प के चारों भागों को हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से थे? पुमंग, जायांग, दल, लग्न, दल पुंज और बाह्य दल पुंज। जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो पुमंग और जायांग है ये मुख्य जननिक भाग है, मुख्य जनन अंग है, जबकि बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या है? सहायक अंग है। तो इन चारों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया, इनकी संरचना, इनके लगने के क्रम को, इनका विस्तार, विशेष प्रकार से इनको क्या बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि जो पुष्प है वो भी कई प्रकार के होते हैं कि पुष्प के कितने 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है या कितने उनके एक समान भाग बनते हैं। इस आधार पर सममिति के आधार पर उन्हें त्रिज्य सममित, एक व्यास सममित, इस प्रकार के कई पुष्प के नाम देकर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और साथ में उदाहरण भी दिए गए कि किसके अंदर त्रिज्य सममित पुष्प होते हैं, किसके अंदर एक व्यास सममित पुष्प होते हैं। तो वो सब पुष्प के जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी तक की अपनी क्लास स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।